नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। कल हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में। जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, तो उन पावर्स के संबंध में आज हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उनके विषय में। तो हमारा पहला बिंदु है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से मतलब है राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति जो यानी संसद से जुड़ी हुई है, जो संसद से जुड़ी हुई है। तो पहला ही आर्टिकल है 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अंग है। यानी जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 79 है, वो ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का अंग है। आपको पता है कि जो संसद का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है। तो यही बात आर्टिकल 79 में बताई गई है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 99 की, तो अनुच्छेद 99 कहता है कि 99 के अनुसार राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, देखिए कि जो हमारी संसद, यहाँ संसद से मतलब होगा लोकसभा से। आपको पता है कि लोकसभा पूरी 5 साल में भंग हो जाती है और 5 साल बाद नए सदस्य चुने जाते हैं। तो जो सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? तो जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जैसे हमारी लोकसभा है, तो हमारी लोकसभा में इस समय 543 सदस्य है, तो राष्ट्रपति उन 543 सदस्यों में से एक सदस्य को अपने पास बुलाएगा, उसे शपथ दिला देगा, और जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा उस व्यक्ति को कहा जाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है, नेक्स्ट बिंदु है कि अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था। आपने पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति है लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता था, जो कि 2020 से समाप्त कर दिए गए। तो आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता था, तो आप याद रखेंगे 331 के तहत। उसके बाद बात करें कि एंग्लो इंडियन आखिर है क्या चीज़, तो देखेंगे ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या दादा अंग्रेज हो और माता भारतीय हो, वह व्यक्ति एंग्लो इंडियन कहलाता है। नहीं, जो पिता या दादा इनमें से कोई एक अंग्रेज का मतलब है वो ब्रिटेन का हो, यानी जिसके हम गुलाम रहे थे, और माता कैसी हो? भारतीय, तो वो क्या होगा? व्यक्ति कहलाएगा एंग्लो इंडियन। उसके बाद है आर्टिकल, अगला है हमारा अनुच्छेद 83। आपको बताया अनुच्छेद जो 80 है उसमें राज्यसभा है, तो उसी का तीसरा पार्ट है 80 का 3। उसमें कहा गया अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो निम्नलिखित 4 क्षेत्रों से विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 को करता था और 2 कौन होते थे? एंग्लो इंडियन। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन ये 12 के 12 सदस्य एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, ये भारतीय नागरिक होंगे, सामान्य आपके और हमारे जैसे। लेकिन ये व्यक्ति किसी जो 4 क्षेत्र हैं उन किन्हीं 4 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होने चाहिए। तो क्षेत्र कौन कौन से हैं? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। जैसे आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर एमपी रहा, तो सचिन तेंदुलकर खेल क्या है? कला है, तो कला के कोटे से एमपी रहा आपका। वर्तमान की बात करें, अगर आपने नाम सुना है एमसी मैरी कॉम सांसद है, तो वो इसी कोटे से है। देखिए, जो 12 हैं इनका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है कि जी 4 विज्ञान से होंगे, 4 कला से, 4 साहित्य से, 4 समाज सेवा से। 12 साहित्य से भी हो सकते हैं, 12 समाज सेवा से हो सकते हैं, 6 एक से हो सकते हैं, 6 दूसरे से हो सकते हैं। मतलब 12 होने चाहिए, वो इन 4 क्षेत्रों से होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र से होंगे, वो 12 एक भी क्षेत्र से हो सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, उसका सत्रावसान तथा भंग भी कर सकता है। कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का सत्र को बुला सकता है। क्या आपको पता है कि जो हमारी संसद है उसके साल में 3 सत्र चलते हैं, तो जो बुलाने का कार्य करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकता है। तो ये पावर से किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 85 के तहत। इसमें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, आप याद रखेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 86। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार है। कि राष्ट्रपति जो है, आपको पता है संसद का अंग है, तो अगर राष्ट्रपति को संसद में कोई अपना संदेश भेजना है तो भेज सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण, कोई स्पेशल अभिभाषण अगर देना है राष्ट्रपति तो वो संसद में दे सकता है।
मोस्टली जो साल का पहला सत्र होता है तो उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण जरूर देता है, तो विशेष अभिभाषण माना जाता है। जैसे आपको पता है कि साल का प्रथम जो सत्र होगा वो कौन सा होगा, बजट सत्र, यानी बजट सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है, तो एक विशेष अभिभाषण हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 108, तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाना। उसके बाद है अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंकिंग सर्विस विधेयक 1978 और पोटा 2002। पोटा एक कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधी कानून था ये। देखिए जो संसद है, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनकी क्या है कि कोई भी अगर बिल है, अगर वो इन दोनों सदनों से पास होगा, उसके बाद अगर उस पर राष्ट्रपति साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। मान लीजिए कोई ऐसा बिल है वो एक सदन से पास हो रहा है लेकिन दूसरे सदन से पास नहीं हो रहा, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। भाई अब तो अलग अलग बैठते हैं, फिर वो एक जगह बैठेंगे, फिर वहाँ पे बहस होगी, उसके बाद चर्चा होगी और उसके बाद फिर वहाँ पे वोटिंग होगी। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए अध्यादेश आखिर है क्या चीज़। देखिए आपको पता है कि हमारे देश में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है, संसद, और संसद के साल में कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं। तो 3 सत्र चलते हैं तो साल में जो संसद है वो 3 बार कार्य करती है, तो कानून निर्माण का कार्य कौन करेगा, संसद। अब मान लीजिए संसद नहीं चल रही और हमें कानून का निर्माण करना है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम राष्ट्रपति के पास, यानी हमसे मतलब सरकार राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति अपना सीधा साइन कर देगा, उसे कहा जाएगा अध्यादेश। और जो अध्यादेश होगा, जैसा संसद कानून को पास करती है वो सेम उसका प्रभाव वही प्रभाव होगा, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है। अगर संसद पास करती तो आपका जो है एक प्रकार से कहा जाए परमानेंट था, लेकिन ये आपका टेम्परेरी है, अस्थायी है। तो इसमें क्या है, यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को यह लगे कि किसी विषय पर कार्रवाई करना जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सेम वही बात कि अध्यादेश जब ही लाया जाएगा जब संसद का सत्र न चल रहा हो, अगर संसद का सत्र चल रहा है तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। उसके बाद है अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक वैध रह सकता है, यानी जो अध्यादेश है वो अधिकतम 6 माह तक वैलिड होगा। उसके बाद है संसद का सत्र चलने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह तक वैध रह सकता है। देखिए मान लीजिए आज हम अध्यादेश लेके आए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद हमारी संसद चल गई, तो जो अध्यादेश है ना वो 6 माह तक वैध नहीं होगा, वो वैध होगा 6 सप्ताह तक, ठीक है। लेकिन अगर अधिकतम देखें तो कब तक वैध हो सकता है, 6 माह तक, और 6 माह के अंदर हमें संसद का जो सत्र है वो चलाना ही पड़ेगा। देखिए बात को समझिए, अगर आपसे पूछे कि अध्यादेश अधिकतम कितने माह तक वैध रह सकता है, 6 माह तक, लेकिन अगर पूछे कि अध्यादेश संसद का सत्र चलने के बाद अधिकतम कितना वैध होगा, तो 6 सप्ताह तक। तो आप बात को याद रखेंगे कि आखिर पेपर में वो पूछ क्या रहा है। उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। देखिए मान लीजिए कोई भी बिल पास है, मान लीजिए कोई बिल लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो उस बिल को रोक दे, पास कर दे, तो कुछ भी कर सकता है। तो इसी प्रकार मान लीजिए कोई बिल लोकसभा से ही पास हो गया, राज्यसभा से ही पास हो गया, तो उसके बाद किसके पास जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो अब राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है कि उस बिल को पास करे, रोक दे, निरस्त कर दे, तो उसे कहा गया राष्ट्रपति की वीटो पावर। तो 21 अनुच्छेद में दी गई 111 में। तो कितने प्रकार की वीटो पावर है, 3 प्रकार की, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। देखिए मान लीजिए कोई बिल था, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, उसके बाद गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने उस बिल पर मने कर दिया साइन करने से कि मैं किसी भी परिस्थिति में इस बिल पर साइन नहीं करूंगा, तो उस वीटो को क्या कहा जाएगा, पूर्ण वीटो। अब मान लीजिए कोई बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस बिल पर साइन कर दूंगा, परंतु मुझे इस बात पर आपत्ति है, यानी इसकी 2 लाइन पर 4 लाइन पर आप इन्हें हटा लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाएगा राष्ट्रपति ने कौन से वीटो का प्रयोग करा, तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करा। उसके बाद तीसरा है जेबी वीटो। मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने न तो उस पर साइन करने से मना करा, ना उसे वापस भेजा। अगर साइन करने से मना कर देता तो कौन सी वीटो हो जाती, पूर्ण वीटो, वापस भेज देता तो कौन सी वीटो हो जाती, निलंबनकारी वीटो। लेकिन उसने उसे उठाकर रख लिया तो उसे कहा जाएगा जेबी वीटो। और जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग करा, बिल पूरी तरह समाप्त हो गया।
लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति ने अगर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करा और ये कहा कि जी आप इन 2 लाइन को हटाइए, मैं साइन कर दूंगा, लेकिन मान लीजिए वो आप इस लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए और लोकसभा राज्यसभा ने वे लाइन हटाने से मना कर दिया और वापस सेम टू सेम ऐसा ही भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति को हर परिस्थिति में उस पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति केवल एक ही बार वापस भेज सकता है, उसके बाद वापस नहीं भेज सकता, और न ही उस पर फिर दूसरा किसी प्रकार का वीटो लगा सकता, यानी वीटो एक ही बार लगेगा। उसके बाद बात करें न्यायिक शक्ति की, बात करें तो अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो नियुक्ति करने का कार्य करेगा वो आपका राष्ट्रपति करता है। वो बात अलग है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे कि एक कॉलेजियम मंडल होता है, उसकी सहमति पे एक प्रकार से कहा जाए तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसके बाद अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति समाधान कर सकता है किसी भी प्रकार का। उसके बाद अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पर सलाह ले सकता है। अगर राष्ट्रपति को किसी विषय पर, कानूनी विषय पर सलाह लेना है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और जो राष्ट्रपति है वो सलाह मानने के लिए, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी तो राष्ट्रपति वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति थी। उसके बाद बात करें आपातकालीन शक्तियों के संबंध में, तो इसमें है भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसके पास 3 प्रकार की इमरजेंसी पावर है। तो पावर कौन कौन सी हैं? पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी है राष्ट्रपति शासन और तीसरी है वित्तीय आपातकाल। तो आप याद रखेंगे कि जो भारत का राष्ट्रपति है उनके पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो आइए पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में है। इसमें कहा है कि राष्ट्रपति 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा वो 3 ही परिस्थिति में लगा सकता है, अगर वो 3 परिस्थिति पैदा होती है। पहली परिस्थिति है युद्ध, यानी अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है। दूसरा बाह्य आक्रमण, यानी कोई समूह या कोई देश अगर हमारे देश पर हमला करता है बाहर से, ऐसी परिस्थिति में। और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, यानी अगर देश के अंदर ही कुछ समूह या कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहा जाएगा। यानी अगर उसे देश की अखंडता या एकता टूटने का खतरा है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाएगा, और किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। और राष्ट्रीय आपातकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं है, वो 1 साल चल सकता है, 4 साल सकता है, 10 साल चल सकता है, कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो निलंबित कर दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। केवल 2 अन्य सस्पेंड होंगे, कौन सा? एक तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। उसके बाद अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, 62 में, 71 में, 75 में। 62 में चीनी आक्रमण हुआ था, 71 में पाकिस्तानी आक्रमण, 75 में आंतरिक अशांति हुई थी। तो उस समय अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राधा कृष्णन थे, उसके बाद वीवी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। तो इसमें है किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है जब वो विफल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समावधि कितनी है? 3 वर्ष। यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। अगर हमें इससे ज़्यादा लगाना है तो संविधान में संशोधन करना होगा। और हमारे देश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो 1951 में पंजाब में लगाया गया। और अब तक सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन है वो उत्तर प्रदेश में लग चुका, और कितनी बार? 10 बार लग चुका। और अभी तक भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ तक अभी एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। उसके बाद बात करें तो वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। तो वित्तीय आपातकाल ऐसी परिस्थिति में लगाया जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका कि वो कौन सा आपातकाल है जो कि भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा। तो आप याद रखेंगे वो है आपका वित्तीय आपातकाल।
तो ये हमारी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ थी। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पीडीएफ, आपको जो पीडीएफ प्राप्त करनी है संविधान में जितना भी अब तक पढ़ाया है, तो सारी की सारी जो पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट किताब के नाम से, आप उसे सर्च करोगे, वहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारी पीडीएफ वहीं पे प्राप्त होगी। धन्यवाद।